वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। और आज की क्लास जो है ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट की क्लास है। जो सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी जो एग्ज़ाम होगी सेकेंड ईयर वालों की अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम होगी दोस्तों, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन डली हुई है चैनल में, और यही इसी से एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम 2021 और 22 के जो एग्ज़ाम है 2020 से 21 की जो एग्ज़ाम हुई थी, और 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हो रही है, तो ये सत्र 20-21 का और 21-22 का जो सत्र है दोस्तों, इसमें ये एग्ज़ाम पूछा गया है। तो डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया भाग क्या कहलाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। तो ये इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, और जो एक्स लिखा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, और ये इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया जो पार्ट है, इसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो डीसी जनरेटर के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो आर्मेचर कोर, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर और कम्यूटेटर सेगमेंट, तो ये 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शन में यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम होता है राइजर का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कम्यूटेटर राइजर ही ये एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछ चुका है दोस्तों। कम्यूटेटर राइजर के बारे में एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो भाग कहलाता है ये कम्यूटेटर राइजर कहलाता है। तो कम्यूटेटर राइजर वाला जो भाग होता है, यहीं पर आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, इसे यहाँ पर इंसुलेशन या कह सकते हैं आप, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसे यहाँ फैब्रिकेट किया जाता है, या इसे सोल्डरिंग कर दी जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है। ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, इस सर्किट डायग्राम में इस जनरेटर का नाम क्या है। तो जनरेटर का नाम क्या होगा दोस्तों, क्योंकि बीच में आर्मेचर लगा हुआ है, और ये है फील्ड वाइंडिंग, इसे कहेंगे हम फील्ड वाइंडिंग, और इसी के सीरीज़ में दूसरी फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, तो इसे कहेंगे सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, और ये कहलाएगी पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग के बीच में कनेक्शन दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर। तो इस जनरेटर का नाम क्या होगा, जहाँ पर आर्मेचर के सीरीज़ में यदि किसी वाइंडिंग को प्लेस्ड कर दिया जाता है, तो ये सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग होती है, और उसके पैरेलल में किसी वाइंडिंग को प्लेस्ड कर दिया जाता है, तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर प्लेस्ड किया गया है। तो इसका नाम क्या है ये पूछा है दोस्तों। तो यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, और डिफरेंशियल लघु शंट कंपाउंड, और ऑप्शन सी में दिया है संचयी लंबी शंट यौगिक और संचयी लघु शंट यौगिक। तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। इसे हिंदी में डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड भी कहा जाता है, और इंग्लिश नेम इसका यही है, और हिंदी नेम भी दोस्तों यही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड का ये सर्किट डायग्राम, क्योंकि जब सप्लाई देंगे आप, तो ये आर्मेचर के सीरीज़ में सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है, और पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है। जब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई डीसी सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, तो डीसी सप्लाई देंगे तो ये मोटर की तरफ वर्क करेगी, और यहाँ पर यदि आप इसके रोटर को अर्थात आर्मेचर को एज अ प्राइम मूवर लगा के आप रोटेट कराएंगे, तो ये कहलाएगा जनरेटर। तो यहीं से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मिलेगी। तो ये जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ का डायरेक्शन यदि हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए किस लॉ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सा नियम काम करेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों इसमें। फर्स्ट है कार्क स्क्रू का नियम, और सेकंड है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, और थर्ड दिया है यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एंड फोर्थ दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट यदि हम क्लियर करें, तो डीसी जनरेटर में
डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम कार्य करता है दोस्तों। ये जनरेटर के लिए होगा और मोटर के लिए होगा, डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, इन दोनों में यही अंतर है। यदि डीसी जनरेटर के लिए कहा गया तो राइट हैंड रूल काम करेगा, राइट हैंड रूल, और मोटर के लिए, डीसी मोटर की बात करेंगे हम तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें यहाँ पर सी दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन इज एन राइट आंसर, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर ये जनरेटर के लिए होता है, और यहाँ पर फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का नियम है ये मोटर के लिए होता है दोस्तों, और राइट हैंड का जो नियम होता है ये जनरेटर के लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जनरेटर की बात गई है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम यहाँ पर काम करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ का फार्मूला है, इस ईएमएफ के फार्मूला, बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो बैक ईएमएफ होता है दोस्तों, ये डीसी मोटर में भी और जनरेटर में दोनों में प्रोड्यूस होता है, डीसी जनरेटर में भी प्रोड्यूस होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 ऑप्शन में बैक ईएमएफ इज इक्वल टू P5Zn/60 लिखा हुआ है वोल्ट। ऑप्शन बी में लिखा है उत्पन्न ईएमएफ, इट मीन्स बैक ईएमएफ 5Zn/60 A/P। फिर दिया है ऑप्शन सी उत्पन्न ईएमएफ Zn/60 × 5 × P/A वोल्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है उत्पन्न ईएमएफ 5Zn/60 P/A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 5Zn/60 × P/A वोल्ट। ये इसका सही डेरिवेशन फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? चलिए ये एक और क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा दोस्तों आपको। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन यदि हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है EV इज इक्वल टू V/IA × RA वोल्ट। ऑप्शन 2 दिया है EV इज इक्वल टू V × IA × RA वोल्ट, एंड ऑप्शन सी दिया है EV इज इक्वल टू V - IA RA वोल्ट, एंड ऑप्शन 4 दिया है EV इज इक्वल टू V + IA × RA वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो बैक ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र दिया है डीसी मोटर के लिए, तो मोटर में हमेशा माइनस का यूज़ किया जाता है, माइनस, और जनरेटर में हमेशा प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। तो माइनस और प्लस मतलब कि यहाँ पर ये जो माइनस और ये जो प्लस दिया हुआ है ऑप्शन 3rd और 4th में दोस्तों, तो ये चारों ऑप्शन में से ही हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर EV इज इक्वल टू V - IA RA वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें 3rd जो है ये आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये डीसी जनरेटर में जो एक क्रॉस सेक्शन जो इसको शो किया गया इसका नाम क्या है? जो 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ध्रुव की नोक, ध्रुव की कुंडली, पोल कोर एंड पोल शू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया को शो किया गया है इसका नाम क्या है दोस्तों? तो
तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पोल डीसी जनरेटर का पोल है, और ये डीसी जनरेटर का जो पोल है ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है दोस्तों। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है। और ये जो भाग है दोस्तों, ये भाग जो दिया हुआ है ये है पोल शू। इसे कहते हैं पोल शू, इसे कहा जाता है दोस्तों पोल शू। और ये जो भाग होता है ये है पोल कोर, इसे कहा जाता है पोल का कोर। और ये जो भाग है दोस्तों इसे फील्ड पोल कहा जाता है। इट मीन्स पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये फील्ड पोल कहलाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डीसी जनरेटर का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये आर्मेचर है, और आर्मेचर के पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग है। फिर यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। ये आर्मेचर है, ठीक है। ये फ्यूज़ है, ये एक अमीटर है, और ये वोल्ट मीटर दोस्तों, और ये लोड लगा हुआ है। और यहाँ पर एक फ्यूज़ यूज़ किया गया है, और यहाँ पर डीसी सप्लाई दिया गया है दोस्तों। तो ये डीसी सप्लाई यहाँ से दिया गया है। अब यहाँ पर इसका जो सर्किट डायग्राम, यहाँ पर एक पॉजिटिव ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में सप्लाई देकर यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीसी जनरेटर, सेकेंड दिया है श्रेणी जनरेटर, सी दिया है कंपाउंड जनरेटर, और डी दिया है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है सेल्फ, जो अलग से उत्तेजित जो जनरेटर होता है ये इस प्रकार का जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। वो कैसे? क्योंकि इसके फील्ड को हम अलग से डीसी सप्लाई देके क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सेल्फ, और सेपरेटली 2 एक्साइटेड जनरेटर आपने पढ़ा होगा, एक तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की लिस्ट में आता है दोस्तों। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये सेपरेटली अलग से उत्तेजित जनरेटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो उष्मा, रासायनिक, गतिशील या यांत्रिक? तो जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा कौन सी है? तो डीसी जनरेटर में उसके आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली जो करंट है वो कौन सी होगी? दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ये बार बार जो रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा कौन सी होती है? तो करंट इसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा, केवल दिष्ट धारा, पल्सेटिंग विद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न करंट होती है वो हमेशा एसी नेचर की होती है, हमेशा एसी नेचर की होती है दोस्तों। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है उसमें एसी नेचर का ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यही जब जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर से लगा हुआ कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के थ्रू जो टर्मिनल बॉक्स में जब सप्लाई हमें आउटपुट के रूप में मिलता है तो वो उसका नेचर एसी का नहीं डीसी का होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अब क्या लग गया? कम्यूटेटर लग गया। तो कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है, इसीलिए इसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। बट आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा, वो एसी नेचर का होता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल प्रत्यावर्ती धारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रत्यावर्ती धारा, इट मीन्स एसी करंट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो इसमें डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है इसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कार्क-स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है दोस्तों, ये सिद्धांत की बात करें हम तो जब किसी कंडक्टर में एसी करंट फ्लो की जाती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है और उसके पास में रखे हुए उसी नेचर के यदि कोई कंडक्टर है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होने लगता है दोस्तों। तो ये इसका नेचर होता है। डीसी जनरेटर में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक के लिए सूत्र क्या है? मतलब जो गतिशील रूप से इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, इसके लिए फार्मूला क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो BLV वोल्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है BL साइन थीटा, ऑप्शन सी दिया है BLV साइन थीटा वोल्ट एंड ऑप्शन डी दिया है BLV कॉस थीटा वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होता है BLV साइन थीटा वोल्ट। तो गतिशील रूप से जो प्रेरित ईएमएफ का जो मान होता है वो BLV साइन थीटा वोल्ट होता है दोस्तों। ये इसका सही आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये BLV साइन थीटा वोल्ट इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि ज्ञात करना है तो किस नियम का उपयोग करेंगे दोस्तों? फर्स्ट में है कार्क-स्क्रू का नियम, सेकेंड है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, थर्ड दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फोर्थ में दिया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यदि किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि हमें ज्ञात करना है तो कार्क-स्क्रू के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्क-स्क्रू का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 यदि हम देखें तो डीसी जनरेटर का जो भाग है इस भाग के बारे में पूछा गया है। ये डायग्राम है और इस डायग्राम में डीसी जनरेटर के ये पार्ट्स के बारे में पूछा गया कि ये जो पार्ट है ये इसका नाम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल शू और यॉक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा फ्रेम दिख रहा है आपको, फ्रेम दिख रहा है। तो ये यॉक जो माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील। तो ये जो भाग है दोस्तों ये माइल्ड स्टील का बना हुआ यॉक, या इसे यॉक या बॉडी भी कहा जाता है। ये पूरी बॉडी है और ये बॉडी को फ्रेम भी कहा जाता है या यॉक भी कहा जाता है। तो ये माइल्ड स्टील की बनी होती है दोस्तों और ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों डीसी जनरेटर से कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 पोल के यदि डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, क्योंकि समांतर पथों की संख्या को ए से शो किया जाता है। यदि आप फार्मूला याद है आपको, phi ZN अपान 60 इंटू P अपान A, इसमें यही A के बारे में पूछा गया है। A इज कॉल्ड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो EV का जो फार्मूला है जनरेटर के लिए, इसमें डुप्लेक्स वाइंडिंग की बात की गई। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में हमेशा देखेंगे आप तो इसमें 8 समांतर पथों की संख्या
होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 4 पोल में इसकी जो है Phi/Zn 60 इंटू P/E वाले फार्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको दोस्तों, इस चित्र में, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट या आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर देखेंगे तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन दिखता है, क्योंकि ये लेमिनेटेड किया गया है, क्योंकि ये जो है ये सिलिकॉन स्टील जैसा लेमिनेटेड होता है। आर्मेचर जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो भाग है ये आर्मेचर कोर का लेमिनेशन किया हुआ ही भाग है, तो इसको सचित्र यहाँ पर शो किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो ये इंटरपोल जो होते हैं दोस्तों, ये स्पार्किंग को कम करते हैं। इंटरपोल का काम क्या है? स्पार्किंग को कम करने का काम किया जाता है दोस्तों। और ये मेन पोल के किनारे में लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, दूसरा पोल यहाँ लगा है, तीसरा पोल ऊपर और चौथा पोल नीचे। तो यहाँ पर यदि ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा इंटरपोल लगेगा, यहाँ पर तीसरा इंटरपोल और यहाँ पर चौथा इंटरपोल दोस्तों। तो ये इस टाइप से इंटरपोल को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से सर्किट में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल के 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में या शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में इट मीन्स सीरीज में जुड़े होते हैं। आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं इंटरपोल डीसी जनरेटर के, तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व जिसे आप रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म कहते हैं, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, वोल्टेज का निर्माण करे, फील्ड करंट कम करे, आर्मेचर करंट कम करे या नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की बात की जा रही, तो सेल्फ एक्साइटेड में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म का इसकी आवश्यकता क्यों होती है भाई? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो सीधे सीधे यदि पॉइंट की बात करें तो जब तक पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तब तक वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, मतलब वोल्टेज का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो जो ब्रश का कांटेक्ट होता है आर्मेचर के कम्यूटेटर सेगमेंट से, उसकी बात की जा रही है डीसी जनरेटर में। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, या ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच का रेजिस्टेंस, या ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी दिया है, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच का रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो डीसी मशीनों में ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, जो ब्रश है और कम्यूटेटर, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जो ब्रश के कांटेक्ट रेजिस्टेंस को मापते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप यहीं पर हो जाएगा, और प्रत्येक जो कार्बन ब्रश होता है वो एक जनरेटर में, डीसी जनरेटर में 2 कार्बन ब्रश होंगे तो 2 वोल्ट ड्रॉप होगा दोस्तों। मतलब एक कार्बन ब्रश 1 वोल्ट लेगा और दूसरा कार्बन ब्रश 1 वोल्ट, तो टोटल 2 वोल्ट ड्रॉप होता है। 2 वोल्ट ड्रॉप होता है किसी भी डीसी जनरेटर में, जितने कार्बन ब्रश होंगे उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये जो है सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें ये फुल लोड करंट
फुल लोड करेंट IF, फुल लोड करेंट। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, ये नॉर्मल लोड और ये लोड करेंट IL को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भाग दिया हुआ है, इस भाग के बारे में, ये जो है डायग्राम के बारे में इसमें पूछा है कि इस भाग को क्या कहा जाता है। तो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि स्लाइटली ड्रॉप हो रहा है दोस्तों, ए पॉइंट से धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए इसलिए स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। तो फुल लोड वोल्टेज ऑप्शन ए दिया है, फुल लोड वोल्टेज पाथ ऑप्शन बी दिया है, आर्मेचर करंट पाथ इट मीन्स आर्मेचर करंट आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, एंड ऑप्शन डी दिया है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, इसीलिए इसके कारण इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? मेन फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर, देखो मेन फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में जो फील्ड वाइंडिंग लगी है उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट पैदा करता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होता है उसके कारण स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हो तो क्या होगा? तो एक कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा उसका नाम? ऑप्शन ए है लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी है संचयी यौगिक, ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक और ऑप्शन डी है लघु शंट यौगिक। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा लघु शंट, इट मीन्स शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर दोस्तों? तो इस जनरेटर का नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसके क्या कहेंगे हम? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड हैं? तो क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड है? तो 4 ऑप्शन दिया है, ताम्र हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें, हिस्टेरिसिस हानि को कम करें या भंवर धारा हानि को कम करें। तो क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड किए जाते हैं? किस हानि को कम करने के लिए, किस लॉसेस को कम करने के लिए हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देना है दोस्तों। तो ये तो हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके जो आंसर है दोस्तों आपको हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देना है। ऐसे ही आपको इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है ये अवेलेबल होगी। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो अभी अगस्त में आप लोगों की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी इस सीरीज़ से हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।